सर मुझे लेकिन बार-बार जी बचपन के वो दौर याद आते हैं, जब पाकिस्तान भारत से क्रिकेट मैच जीत जाता था, तो मेरे कई साथी ऐसे थे, मैंने उसे कूदते-फांदते देखा है और ये कोई ऐसी नहीं कि किस्सा गोई है। कई जगह पे पटाखे फूटते थे, वो दौर था और 80 मुझे लगता है 90 के दशक तक तो ये खूब चलता था। पाकिस्तान की जीत में आज भी कई जगह आपको दिख जाता है कि वो झंडे दिख रहे हैं। आइडियल मानते थे और चूंकि ऐसा है कि जैसे कि भारत का पूर्वी हिस्सा है, चाहे वो बांग्लादेश हो, बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, शारीरिक दृष्टि से जो बनावट है, चाहे आप और चले जाइए पूर्वोत्तर में तो कद काठी छोटा होता है और इधर यदि चले जाइए पंजाब, फिर उधर उनका जो पख्तूनिस्तान है, फिर आप अफगानिस्तान है, शारीरिक रूप से बलिष्ठ होते हैं। ये प्राकृतिक बनावट के कारण है, लेकिन इन्हें ये ऐसा पेश करते थे कि हम इस्लामवादी हैं, इसीलिए हम ये जीत जाते हैं। हम इसीलिए ताकतवर हैं, हम इसीलिए परमाणु बम बना लेते हैं। मतलब भारत से ज्यादा और हमने इसीलिए हमने शासन किया तुम्हारे ऊपर 700 साल। अब वो तो भीख मांगने को आतुर है सर। आप हमारे भिखारी सबसे ज्यादा बाहर जा रहे हैं और भिखारी नहीं, ये पॉकेट मार भी है। तो ये यहाँ से जो जाएंगे उनका भी नाम चेहरा शकल तो बराबर होगा, तो यहाँ वाले भी तो सर पॉकेटमारी में फंस सकते हैं। क्योंकि बड़ी आप ट्रेन में सफर कीजिए तो कई बार आप सेकंड एसी ये सोच के आराम की तरह सुकून से अच्छे से जाऊंगा, पता चला कि 4 आदमी आपके उस बॉगी में घुस गया, सऊदी अरब से आया हुआ, लीजिए नरक हो गई आपकी। इससे अच्छा तो सोचेंगे अच्छा सस्ता में स्लीपर में ही चले जाते। आप सेकंड एसी में जाइए, पता चला कि आ गए 4 लोग आ गए उठा के सऊदी अरब से माल लेकर के। तो ये सब भी तो अब वहां जाएंगे तो कहीं पाकिस्तानी समझ करके पॉकेटमार समझ करके कुटाई ना कर दे। तो इन लोगों को भी सचेत रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को बाप तो यही लोग बनाते हैं। नहीं मनीष जी, अभी अभी 15-20 दिन पहले वो वीडियो आया था, वायरल हुआ, पूरी दुनिया में वायरल हुआ कि पाकिस्तान की एयरलाइंस में भिखारी जहाज के अंदर घुस के भीख मांग रहा है। तो उन्होंने कहा था कि ये तो मैं डालना भूल गया उसको, दर्शकों ने देखा होगा, खूब चला वो व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, कि वो बाकायदे कब कैसे घुस गया, वहां के स्टाफ की समझ ही नहीं आया। और ये टिकट कहाँ से लाया होगा सर फ्लाइट का? नहीं, टिकट कहाँ आया, वो तो वैसे ही घुस गया था बिना उसके ही। और वो तो कि ये पूरी दुनिया के लिए मतलब वो था कि क्या सिक्योरिटी है, कि मतलब जहाज के अंदर जैसे रेलगाड़ी भिखारी भीख मांगते वैसे वो जहाज में मांग रहा था। तो ये तो हालत है। दूसरा मनीष जी, ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये याद करिए कि ये खबर उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है जिनके बाप दादाओं ने पाकिस्तान मांगा था कि ये हिंदुस्तान की जमीन नापाक है, हम अपनी लेके पाक जमीन पे पाकिस्तान बनाएंगे। उन्होंने वो टुकड़ा लिया, उस पाक जमीन पे पाकिस्तान बनाया और वहां ऐसा ईमान पैदा किया। इसकी गवाही सऊदी अरब और यूएई दे रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात। उस उर्दू में था तो बहुत से लोग नहीं समझ पाए होंगे, शायद सुन पाए हो, तो बता दूं कि वो बता क्या रहा था कि वहां की सरकारों ने कहा है, खासकर सऊदी अरब की, कि आपके यहाँ से जहाजों में उसको हंसी आ रही कि आप यहाँ जहाजों में भर भर के पूरे जहाज पूरे जहाज भिखारियों से भर के आ रहे हैं भगवान। पूरा। और उसके आगे का जो पोर्शन था मनीष जी, उसमें वो ये बता रहा कि हमारे यहाँ की जेलें भर गई पाकिस्तानी भिखारियों और गिरे कटों से। क्या तो जिस बाप दादों ने पाक जमीन पे पाकिस्तान बनाया था, उस पाकिस्तान ने ये पहुंचा है 77 साल में कि जेलें भर गई है सऊदी अरब की, उनके पास जगह नहीं है, इसलिए उन्होंने चेतावनी दी है पाकिस्तान को। और जो आखिरी पोर्शन था वो थोड़ा हल्का हो गया, तो लोग सुन नहीं पाए होंगे। उसमें वो सबसे महत्वपूर्ण मनीष जी कि इनके यहाँ जो सबसे, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, जिन बाप दादों ने पाकिस्तान बनाया था उनकी असलियत जरा सुनिए। वो आखिरी के जो 5 सेकंड है, वो बता रहा कि हरम शरीफ, जो मक्का मदीना जो लोग जाते हैं, वहां सबसे पवित्र स्थान उस हरम को माना जाता है, वो एक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। तो सऊदी अरब की सरकार ने जो रिपोर्ट दी है उसमें उसने कहा कि हरम शरीफ में जितने जेब कतरे पकड़े गए वो 100% पाकिस्तानी थे। उस मतलब जो दुनिया इस्लाम की सबसे पवित्र जगह पूरी दुनिया में, वहां जितने गिरहकट पकड़े गए जेब कतरे, वो सब पाकिस्तानी थे। तो जो 47 साल पहले लड़ के लिया था पाकिस्तान कि हम एक पाक सरजमी पे पाकिस्तान बनाएंगे, वहां कैसा गजब का ईमान और कैसा गजब का पाकिस्तान बना है कि जो इस्लाम की सबसे पवित्र जगह मानी जाती है,
वहां पर सिवाय जेब काटने में सिर्फ पाकिस्तान के ही जेब कतरे हैं, जबकि पूरी दुनिया के मुसलमान वहां जाता है, लेकिन जेब काटने का काम ये कर रहे हैं। और भिखारियों और जेब कतरों से सऊदी अरब की जेलें भर गई हैं। ये हालत है पाकिस्तान की, और इसका मैं पूरा श्रेय मैं तो मोदी को देता हूँ। देखिए सर, अब मेहुल शाह जी चूंकि इनके पापा हैं, वो बताए हुए कई बार कह रहे हैं कि यूएस में, ये अमेरिका में रहते हैं, ये कह रहे हैं कि यूएस में कई पाकिस्तानी हैं खुद को भारतीय कहते हैं। तो ये तो सचेत रहना पड़ेगा हमारे एनआरआई साथी को, ये गिरकट जो है वो पॉकेट मारी कर लेंगे और कहेंगे नहीं नहीं मैं तो भारतीय हूँ, क्योंकि ये नहीं फ्रॉडिज्म करके तो बदनामी करेंगे ये। तो हमारे नहीं एनआरआई मनीष साथियों को तो बड़ा सचेत रहना पड़ेगा। नहीं मनीष जी, मेहुल जी जो कह रहे हो सही कह रहे हैं, क्योंकि ये आप कोई रहस्योद्घाटन नहीं है। मैं पाकिस्तान के कुछ चैनल उनको मैं देखता जरूर हूँ। उसमें पाकिस्तानी खुद कहते हैं कि भैया हम बाहर जाते हैं तो हम जो है खुद को हिंदुस्तानी बताते हैं, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तानी बताते हैं हमारे साथ बड़ा जानवरों की तरह व्यवहार वहां की अथॉरिटी और न लोग करने लगते हैं। ये तो पाकिस्तानी खुद कहते हैं, पाकिस्तानी टीवी पे बैठ के कहते हैं। तो बिल्कुल सच कह रहे हैं मेहुल जी, जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है वो। बिल्कुल, इसीलिए समझना बहुत जरूरी था और हम लोगों ने हंस लिया। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे देश का महत्वपूर्ण हिस्सा, जो उपजाऊ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, वो पाकिस्तान में चला गया। तो सोचिए कि इन जिहादियों, इन जाहिलों ने देश के सबसे बेहतरीन कृषि वाले इलाके को कैसे बर्बाद कर दिया। पांचों नदी जो है सिंध से जो निकलती है, वो सब के सब वो एरिया पाकिस्तान में। आर्थिक रूप से जो समृद्धि का मामला है हमारे भारत के इतिहास का, वो जो गौरव का जो भूमि है, वो पाकिस्तान के हिस्से चला गया। जिहादियों ने उसे क्या कर दिया, नहीं मनीष कल्पना। जी, खाली केवल खेती की जमीन नहीं, ये जो सीनियर सिटीजन है उनको आइडिया होगा, उन्होंने पढ़ा होगा। और वैसे भी बता दूं कि केवल खेती की जमीन नहीं, वो जो अविभाजित भारत था उसमें कराची जो है वो बंबई से बड़ा बिजनेस सेंटर था। हिंदुस्तान तो वो जो अखंड भारत था उसमें कराची सबसे बड़ा बिजनेस सेंटर था, लाहौर सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर था। और फिल्म इंडस्ट्री की बात करिए तो लाहौर में बंबई से ज्यादा फिल्में बनती बनती थी। थी। और मैं जब जलंधर में था तो एक बुजुर्ग थे जो अपनी जवानी में आए थे, उन्होंने विभाजन देखा था। तो वो कहते थे, मैं तीसरा शब्द नहीं बोलूंगा क्योंकि वो थोड़ी गाली है, कि उस समय एक कहावत मशहूर थी कि लाहौर राजा, अमृतसर वजीर, जलंधर डैश डैश और लुधियाना फकीर। वो कहते थे ये पूरे को, तो वो पंजाब बटा नहीं था, कहीं पूरे पंजाब में कहावत थी कि लाहौर राजा, अमृतसर वजीर और जलंधर के लिए गाली थी, और उसके बाद लुधियाना फकीर, कहीं ये स्टेटस था पंजाब का। जो जो तो आप समझिए कि क्रीम ले गए थे वो। ड्रीम लेकर। इंडस्ट्रियल सेंटर ले गए, कमर्शियल सेंटर ले गए, और जमीन तो दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन। और उसके बाद 70 साल बाद जेब काटने और भीख मांगने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रहा है। तो ये इन बाप दादों का, और ये उन लोगों का भी समझिए जो हमको समझाया जाता है इतिहास में कि वो मुगल के समय में 34% जीडीपी थी और 38% जीडीपी थी। ये उन्हीं की औलादे हैं, ये क्यों उन्हीं नहीं की चला। औलादे हैं डकैतों की, जो 70 साल में सब खा पी के बराबर कर दिया, भीख मांगने लगे, जेब काटने लगे। तो सोच लीजिए इनके जो डकैत थे, इनके वो बाप दादे जो आए थे 700-800 साल, तो वो जब तक हिंदुस्तान को लूटते रहे तब तक वो खाते पीते रहे। बाकी मैं तो बार बार कहता हूं कि ना तो एको आज उन्होंने कोई स्कूल बनवाया कि शिक्षा ज्ञान का कोई सेंटर 800 साल में नहीं बनवाया मनी जी। 800 साल में उन्होंने जो कुछ बनाया अपने अय्यासियों के अड्डे बनाए कि यहाँ पर रंडियां रहेंगी, यहाँ पर रखैले रहेंगी, यहाँ पे हिजड़े रहेंगे। इसी तरह आप अगर चले जाइए दिल्ली चले जाइए, लाल किला, या आगरे में लाल किला, ये दोनों जगह मैंने घूमी है। तो वहां गाइड बताता कि यहाँ पर रानी रहती थी, यहाँ पर छोटी रानियां रहती थी, यहाँ पे जो है हरम था राजा का। तो हरम मतलब वेश्यालय समझ लीजिए, रंडी खाना कह लीजिए। तो ये सिर्फ यही बनवाने में लगे यही 800 साल। 800 साल केवल यही कर्म करते रहे। ये एक भी आपको 1000 समझिए 1000 ईस्वी के बाद आपको हिंदुस्तान में एक भी ऐसा बिल्डिंग नहीं मिलेगी कि यहाँ पे विद्यालय था, यहाँ विश्वविद्यालय था, या यहाँ पे बच्चे पढ़ते थे। ना, इनका लिखने पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं रहा। मतलब और ये जो 70 साल का ये भीख मांगना और जेब काटना है, ये बता रहा है कि 800 साल किस तरह से इन्होंने लूटा। हम सोने की चिड़िया भारत था, तो इनका 800 साल तक काम चलता रहा। और जैसे अंग्रेज आए तो मनीष जी केवल हिंदू एक तबके के लिए, वो तो सबके लिए आए थे।
उन्हीं अंग्रेजों के शासन में हम भी तो रहे। आज हिंदुस्तान वो 250 साल की गुलामी के बाद 70 साल में चांद पे कदम रख रहा है, और जो नापाक से पाक बनाने गए थे वो जेब काट रहे हैं ये बात मक्का है। मदीना, और इसीलिए मक्का वही देखिए मदीना कुछ में। लोग याद दिला रहे हैं, हम लोग दुर्गा सप्तशती में पढ़ते हैं, अभी नवरात्र आ रहा है, हिंगलाज माँ तुम्ही भवानी। जिस तरह से माता कामाख्या हैं, इतने जो माता के जो अंग अलग अलग हिस्से में गिरे थे, हिंगलाज माँ तुम्हें भवानी, वो हिंगलाज वही है क्या, मतलब जो कहते हैं ना हमारी जो पीठ है वो एक वहां है। इतना ही नहीं, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की पूरी संस्कृति कहाँ है जिस पर हम गौरव करते हैं, पूरा सिंधु घाटी सभ्यता है, तबाह कर दिया सब कुछ। लोग हमारा पूरा गौरव हमारे लिए, बड़ी अच्छी बात कही कि सिर्फ कृषि की भूमि नहीं, सिर्फ हिंगलाज माता की वो पीठ नहीं, हमारी पूरी सांस्कृतिक विरासत जो गौरव का था सब पा करके बर्बाद कर दिया इन्हें। और इनके जो वामपंथी इतिहासकार हैं, अच्छी याद दिलाई आपने, इन लोगों ने ऐसा कहा कि साहित्य दिया, मुगलों ने ये दिया, मुगलों ने ये दिया। मुगलों ने क्या दिया ये देश देख रहा है, और उनके जिनके बाप दादा मुगल थे वो दिखा रहे हैं कि जब उनकी सत्ता आई तो हम उस पाकिस्तान की भूमि को, जो भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा था, कैसे तबाह कर दिया। नहीं मनीष जी, आज की कुछ चर्चा चल गई तो एक चीज और स्पष्ट कर दूं बिल्कुल सबूतों के साथ, क्योंकि ये जो स्थिति है कि एक बड़ा रोना जो हिंदुस्तान में रोया जाता है कि साहब मुसलमानों को बड़ा पिछड़ा रख के किया गया और पिछड़ा कर दिया, और दुनिया में से भारत में सबसे बुरी स्थिति है मुसलमानों की। राहुल गांधी भी रोता है, कांग्रेसी भी रोते हैं, सेकुलर रोते हैं, कम्युनिस्ट रोते हैं, और मुसलमानों के तो लीडर सारे रोते हैं कि साहब को एक साजिश के तहत इनको पिछड़ा रखा गया और इसीलिए आज बड़ी बुरी हालत है। अरे जरा हमको जवाब दो कि एक किस साजिश के तहत पाकिस्तान में किसने पिछड़ा रखा था? वहां कौन दबाए दे रहा था तुमको? वहां तो पूरी आजादी थी, पूरी स्वतंत्रता थी अपने अपने मन से सब कुछ करने की। वहां को इसने पिछड़ा था, काहे भीख मांगने लगे, काहे जेब काटने लगे मक्का मदीना में जाके। तो ये जो पाकिस्तान की हालत है वो हिंदुस्तान में 70 साल से बोले जा रहे झूठ की धज्जियां उड़ा देती है कि यहाँ पर साजिश के तहत उनको दबा के रखा गया, पिछड़ा। अरे वहां तो कुछ कमाल करके दिखाते कि चलो यहाँ तब समझ में आता कि हाँ साहब यहाँ दबा के रखा गया। 47 तक तो अंग्रेज जितना अत्याचार उन पे करते थे उतने हम पे करते थे, या किसी पे भी करते थे। 47 के बाद सब आजाद है, तो वैसे वो भी आजाद थे। तो 77 साल बाद उनकी हालत क्या है ये पाकिस्तान का टेलीविजन बता रहा, और सवाल नहीं, जियो टीवी वहां का सबसे बड़ा न्यूज चैनल है, वहां पे ये खबर आ रही है, और सऊदी अरब और यूएई की सरकार के हवाले से आ रही है। तो सोच लीजिए ये फर्क है, बाप दादों का ही फर्क है, क्योंकि हम डकैतों लुटेरे, हमारे बाप दादे डकैत और लुटेरे नहीं थे, हमारे बाप दादे थे आर्यभट्ट, विष्णुगुप्त, वो जो हजारों साल के भगवान राम जिससे जो चली आ रही परंपरा, तुलसीदास, तो वो थे। और तुम डकैतों लुटेरों हत्यारों को तुम अपना बाप दादा मानते हो, तो उनके परिणाम यही होने हैं जो अब पाकिस्तान में हो रहा है। मानते हो मतलब बाप दादा उनके नहीं हैं वो भी, क्योंकि यहाँ तो सबके सब कन्वर्टेड हैं, लेकिन वो मानते हैं। इसीलिए सतीश जी ने कहा तुम यदि मानते हो, अभी भी कम से कम भारत की सांस्कृतिक विरासत से समझे। और आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बता दिया कि यहाँ कहते हैं पिछड़े रह गए, तो तुमने तो सबसे बेहतरीन हिस्सा ले लिया भारत का, भारत की सबसे बेहतरीन उपजाऊ भूमि, भारत की सांस्कृतिक गौरव की भूमि, भारत का पूरा अर्थतंत्र। और सही बात है, जितने भी हमारे बॉलीवुड के महानायक हुए 50-60 के दशक के, वो सबके सब उसी लाहौर से तो आए थे सर। देवराज कपूर हो, देवानंद हो, मतलब पूरा कपूर परिवार जो है उस दौर के सब तो वहीं के हैं। तो समझ में आता है कि कैसे बर्बाद किया गया उस जगह को। जी, तो ये आप सबसे आग्रह करेंगे इसे अलग अलग हिस्से में इसे साझा कीजिए। बात जो परसेप्शन के खिलाफ ये षड्यंत्र है ना, उस षड्यंत्र को दूर किया जा सके।